बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम कुछ सॉल्व एक्सरसाइज कर रहे हैं वो वाइट लैम्प चैप्टर है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड बाय नेवरसेड फॉर कमिंग होम ऑफ अर्शक। कि अर्शक के घर आने का सुनते ही नेवरसेड ने क्या क्या अरेंजमेंट्स की। तो आंसर क्या है, ऑन द वे टू होम, आते वक्त या रास्ते पे, नेवरसेड प्लक द वाटर मेलन, नेवरसेड ने वाटरमेलन जो तरबूज है वो खेत से उखाड़ा। बिकॉज अर्शक लव द वाटरमेलन व्हेन ही वाज अ किड, क्योंकि अर्शक को वाटरमेलन पसंद थे जब वो एक बच्चा था। ही ऑल्सो पिक द हनी स्वीट फ्रूट, उसने शहद की जैसा मीठा फ्रूट जो है वो भी दरख्तों से उतारा। फिग्स इंजीर उतारी एंड टुक द लिटिल वाइट लैम, और अपने साथ छोटे दुम्बे को साथ ले गया अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ। When he reached home, जब वो घर पहुंचा, फर्स्ट थिंग ही डिड, सबसे पहली चीज उसने क्या की, वॉज दैट ही क्लीन द हाउस, उसने घर को साफ किया। स्वेप्ट द यार्ड, सहन के अंदर सफाई की, साफ किया, उसको झाड़ू लगाया। हैमर्ड अ प्रोट्रूडिंग नेल विद रॉक, एक प्रोट्रूडिंग नेल होती है जो आपकी वो कील जो बाहर की तरफ उभरी हुई थी उसको हैमर किया, यानी उसको अंदर की तरफ दबाया विद रॉक, पत्थर के साथ। ब्रॉट किंडलिंग स्मॉल स्टिक्स और ट्विग्स, किंडलिंग का मतलब होता है स्मॉल स्टिक्स और ट्विग्स, छोटे तिनके जिसको बोला जाता है। वुड फॉर फायर, जो लकड़ी के छोटे तिनके लेके आया आग के लिए। ब्रॉट अ न्यू टेबल क्लॉथ फ्रॉम नेबर्स, पड़ोसियों से एक नया कपड़ा लेके आया। शुक द रग, रग को झाड़ा। कवर्ड इट विथ काउच, उसको काउच पे कवर करके रखा, सॉरी काउच को उसके साथ कवर किया, काउच होता है सोफा। एंड पुट पिलो ऑन इट, उस पे तकिया रख दिया। देन ही स्टार्टेड द फायर, उसने आग जलाना शुरू की। फॉर शाशलिक, शाशलिक या बारबेक्यू के लिए, शाशलिक कबाब बनाने के लिए। क्लीन द स्क्यूअर्स, सीखों को साफ किया। एंड वाइप द डस्ट फ्रॉम द लैम्प, और लैम्प से धूल को साफ किया। तो ये सारी अरेंजमेंट्स थी जो अर्शक ने नेवरसेड ने अर्शक के घर आने से पहले कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई वॉज नेवरसेड सो एक्साइटेड एट अराइवल ऑफ अर्शक। नेवरसेड अर्शक के आने पे इतना खुश क्यों था। Neversaid was so excited at arrival of Arshak because Arshak was coming home after 10 years. Neversaid अर्शक के घर आने पे बहुत पुरजोश था, एक्साइटेड था, खुश था, क्योंकि अर्शक घर आ रहा था 10 सालों के बाद। He was gone for studies, वो पढ़ाई के लिए गया हुआ था। For too long, बहुत लंबे अरसे से। Neversaid raised Arshak as his own son. Neversaid ने अर्शक को अपने बेटों की तरह पाला था। And loved him, और उसे प्यार किया था। More than anything else in the world, इस दुनिया में हर चीज से ज्यादा। The excitement of seeing Arshak after so long was very overwhelming. जो अर्शक को देखने की उसके आंखों में चमक थी या जोश था वो, या उसको जो पुरजोश था वो अर्शक को देखने के लिए, वो बहुत टाइम के बाद वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। बहुत ओवरवेलमिंग एक एक्सपीरियंस था जिसको आप बयान नहीं कर सकते। दैट हिज हार्ट स्टार्टेड टू पाउंड, के उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। एंड ही वॉज हरिंग, और वो जल्दी कर रहा था टूवर्ड्स होम, घर जाने के लिए। टू सी हिज नेफ्यू, अपने पोते को देखने के लिए, सॉरी अपने नेफ्यू को देखने के लिए, यानी अपने भतीजे को देखने के लिए। अर्शक, जिसका नाम अर्शक था। नेफ्यू इज भांजा और भतीजा। डिस्क्राइब द प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, ऐसी हालत जो बहुत मुश्किल हो, नासाज हो, ऑफ द नेवरसेड, नेवरसेड की। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ अर्शक विदाउट मीटिंग हिम, अर्शक के डिपार्चर के यानी जाने के, उसको मिले बगैर, कि जब अर्शक उसको मिले बगैर जो है वो चला गया, तो उसकी मुश्किल जो जिस हालत से वो गुजर रहा था उसको डिस्क्राइब करना। नेवरसेड वर डेवस्टेटेड, नेवरसेड टूट चुका था गम के मारे। टू नो दैट, ये जानते हुए, अर्शक डिपार्चर फ्रॉम विलेज विदाउट इवन मीटिंग हिम, कि अर्शक उससे मिले बगैर गांव से चला गया। ही फेल्ट एज, उसे ऐसे महसूस हुआ, एज रूफ कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, जैसे उसके सर पे छत आके गिर गया हो। एंड ही वॉज बरीड अंडर इनॉर्मस बर्डन, और बहुत भारी, इनॉर्मस बहुत ज्यादा या बहुत भारी बोझ के नीचे वो दब गया, बरीड दब गया। ही रैन टू रूफ, वो छत की तरफ भागा। एंड सॉ, और देखा, अर्शक कार, अर्शक की गाड़ी को, इज लिविंग, जो जा रही है, जो छोड़ के जा रही है। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, मिजरेबल एंड बैड, बहुत ही बुरा और नाकाबिले बयान और तकलीफ दे। ही डिपार्चर टूवर्ड्स ऑर्चर्ड, वो बागीचे की तरफ चला गया। विद पेन एंड मिजरी,
दुख और दर्द के साथ, एंड हिज बैक सीम्ड मोर स्टूप्ड देन एवर, और उसकी कमर पहले से ज्यादा झुकी हुई नजर आ रही थी। What is the central idea of this theory? The story is the theme relevant to our culture, कि इस स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल वो क्या है, और क्या ये थीम जो है वो हमारे कल्चर से रिलेटेड या रेलेवेंट है कि नहीं। The central idea of this theory, this story unveils the harsh reality of society। जो हमारी इस स्टोरी का जो मरकजी ख्याल है वो क्या करता है, हमारी जो हार्श रियलिटी यानी सख्त मिजाज सोसाइटी है उसके ऊपर से एक पर्दा उठाता है। दैट पेरेंट्स हु सेल देयर हार्ट्स आउट फॉर देयर चिल्ड्रन, कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए अपने दिलो जान को कुर्बान कर देते हैं टू गेट क्वालिटी एजुकेशन, कि ताकि वो एक क्वालिटी की हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें, सो दैट दे कुड गेट द बेस्ट ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का बेहतरीन हासिल कर सकें, विच दे यानी पेरेंट्स डिडंट गेट, जो कि खुद उन्होंने हासिल नहीं की होती। बट द चिल्ड्रन टेक इट फॉर ग्रांटेड, लोग इस बच्चे जो हैं इसको सीरियस नहीं लेते, एंड डिसोबे देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को डिसोबे करते हैं यानी उनकी बात नहीं मानते। देयर एजुकेशन एंड स्टेटस मेक देम ब्लाइंड, उनका जो तालीम और उनका मर्तबा या मकाम इस माशरे में बन जाता है वो उनको अंधा कर देता है। टू सी देयर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को देखने के लिए उनका लव एंड सेक्रीफाइस यानी उनका प्यार और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो उसको नहीं देख सकते, वो अंधे हो जाते हैं। दे मेक फॉर देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों के लिए करते हैं। एंड दे लीव देयर पेरेंट्स, और अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। फील अशेम्ड, और शर्म महसूस करते हैं ऑफ देयर लो लाइफ, अपनी उनकी जो कम जिंदगी होती है यानी लो स्टेटस जिंदगी होती है। नथिंग इज मोर पेनफुल, इससे ज़्यादा कुछ भी दर्दनाक नहीं है फॉर पेरेंट्स, माँ बाप के लिए, कि टू सी देयर चिल्ड्रन लिविंग दैम, कि अपने वो बच्चों को जाते हुए या उनको छोड़ के जाते हुए देख सकें। अब हमने बताना है कि क्या ये थीम जो है वो कल्चर से रेलेवेंट है कि नहीं है। तो इसकी थीम में हमने ये देखा कि इट इज़ बिकॉज उसमें पेरेंट्स बच्चे जो हैं जब वो हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं तो पेरेंट्स की सेक्रीफाइसेस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो वही हमारे कल्चर में भी चीज़ देखने को मिलती है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं इवन टू ओल्ड होम्स, और उनको ओल्ड होम्स में जाके जिंदगी छोड़ आते हैं। बिकॉज दे कंसिडर देयर पेरेंट्स बर्डन, कि वो अपने माँ बाप को बोझ समझने लग जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ लव, कि इसके बजाय कि वो कितना उनको प्यार देते हैं और उनके लिए कितनी वो कुर्बानियाँ देते हैं। दे मेड फॉर देम, या अपने जो बच्चों के लिए वो करते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल ये जो थीम है ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द जो स्टोरी है हमारे पास इससे रिलेट करती है। हमारे कल्चर और सोसाइटी का एक बहुत हार्श ये रियलिटी है। व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी? प्लॉट होता है हमारे पास के स्टोरी का जो ओवरऑल मैप है वो क्या है, कि स्टोरी के कैरेक्टर्स कितने हैं और वो क्या क्या और किस किस तरह जो है वो काम करते हैं। तो द प्लॉट ऑफ द स्टोरी कंटेन्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में इख्तलाफ दिखाता है स्टोरी ये वाला। एंड अनवील्स, और पर्दा उठाती है द डेवस्टेटिंग एस्पेक्ट, जो कि तोड़ देने वाला यानी बहुत ही इमोशनल एक एस्पेक्ट है। प्लॉट स्टार्ट्स, हमारी कहानी का नक्शा ये स्टार्ट होता है व्हेन नेवरसर्ट, जो हर शख्स के गार्डियन है, वाज वर्किंग इन फार्म, फार्म में काम कर रहे हैं। केम टू नो, आके इन्हें पता चलता है दैट हिज नेफ्यू, जो उनका जो है भतीजा है अर्शक, इज कमिंग होम आफ्टर सो लॉन्ग, घर काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। ही नेवर सेट रन्स टूवर्ड्स होम, वो घर की तरफ भागता है। टू मीट हिज नेफ्यू, अपने पोते को मिलने के लिए, सॉरी पोते को नहीं अपने भतीजे को मिलने के लिए। एंड डू क्लीनलीनेस, और सफाई करता है। एंड अरेंजमेंट्स, और अरेंज करता है चीज़ें अकॉर्डिंग टू अर्शक लाइक, कि जिस तरह अर्शक को पसंद है उसके मुताबिक वो काम करता है, सफाई करता है, सारी अरेंजमेंट्स करता है। बट अर्शक नेवर विजिट्स हिम एंड स्टेज एट चेयरमैन हाउस, लेकिन गांव आने के बाद अर्शक उसको विजिट नहीं करता उनको, और चेयरमैन के घर पे जो है वो स्टे कर लेता है विदाउट मीटिंग है, उसे मिले बगैर। एंड लीव्स द विलेज, और गांव छोड़ के चला जाता है। लीविंग इज ओल्ड गार्डियन, अपने बूढ़े ख्याल रखने वाले को छोड़ के। हु वाज मोर देन अ फादर टू हिम, जो उससे बाप से भी बढ़ के है। एंड सैड एंड डेवस्टेटेड, उनको रोता दर्दनाक तरीके से तोड़ के यानी उनको गम के अंदर निढाल करके छोड़ के चला जाता है। नेवर सर जो है वो
वेटेड फॉर हिम ऑल नाइट, नेवर सेड पूरी रात इंतज़ार करता रहा, एंड स्लेप्ट और सो गया, एंड नेक्स्ट डे नेबर्स वुमेन पड़ोस की एक औरत आती है और उसको उठा के विवेक से अप उठाती है, जगाती है, एंड टेल्स हिम और उसको बताती है कि उसका तो जो भांजा भतीजा वो चला गया है। दिस इज़ वेयर, यहाँ से स्टोरी जो है वो इमोशनल और हार्ट रेंचिंग यानी दिल को पिघला देने वाली टर्न ले लेती है, मोड़ इख्तियार कर लेती है। यानी जब उसको पता चलता है कि उसका जो भांजा है वो या भतीजा वो छोड़ के उसको चला गया, उसको मिलना भी मुनासिब नहीं समझा, तो वो बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। और ये यहाँ से जो स्टोरी है वो पहले रेगुलरली चल रही होती है और उसके बाद वो एक दर्दनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट इन स्टोरी, इफ यस हाउ इट इज रिजॉल्व। क्या स्टोरी में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई इख्तलाफ है, और अगर है तो वो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। यस हाँ, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद नेवरसेट केम होम, कि जब नेवरसेट घर आता है एंड मेड अरेंजमेंट और अरेंजमेंट्स करता है फॉर हिज नेफ्यू, अपने नेफ्यू के लिए, हु वाज मोर देन अ सन टू हिम, जो उससे अपने बेटे से भी बढ़ के होता है, एंड वेटेड फॉर अर्शक, और अर्शक का इंतजार करता है टू मीट हिम, उससे मिलने आएगा आफ्टर सो लॉन्ग, इतने वक्त के बाद। बट लेकिन अर्शक नेवर शोड अप, अर्शक कभी भी नहीं आया। ही स्टेड एट चेयरमैन हाउस, वो गाँव आने के बावजूद भी चेयरमैन के घर रहता है, एंड लेफ्ट विदाउट मीटिंग नेवरसेट, और नेवरसेट को मिलता भी नहीं है और चला जाता है। नेवरसेट थिंक्स अबाउट एवरी रीजन, नेवरसेट हर उस वजह के बारे में सोचता है, एंड पॉसिबिलिटी कि क्या पॉसिबल हो सकता है फॉर अर्शक नॉट कमिंग, अर्शक क्यों नहीं आया, एंड मीटिंग हिम, और उससे क्यों नहीं मिला। देन ही रियलाइज, तब उसको एहसास होता है दैट ही विल नेवर मीट हिम, कि वो उससे कभी नहीं मिलेगा, एंड वेंट बैक टू वेयर ही केम फ्रॉम, और वहाँ पे चला जाता है जहाँ से वो आया था, यानी वो अपने बाग में या ऑर्चर्ड में काम करने दोबारा से चला जाता है। तो ये आपके पास एक कॉन्फ्लिक्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था कि अर्शक नेवरसेट उसका वेट करता है कि वो आएगा, उससे मिलेगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, अर्शक उससे मिलने नहीं आता। तो ये इख्तलाफ हो गया कहानी में। कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं कि कहानी अब ऐसे चलेगी, वो नहीं होती, उससे उलट चली जाती है, उसमें इख्तलाफ आ जाता है, तो वो उससे मिलने नहीं आता। तो अब इस ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व कैसे हुआ, कि नेवरसेट पहले सोचता है कि क्या पॉसिबल हो सकता है कि अर्शद घर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो उसे मिलने नहीं आएगा, तो वो कह देता है कि मैं अब उससे नहीं मिलूंगा, और वो चुपचाप गम के मारे अपने काम पे चला जाता है। तो इस तरह वो कहानी को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ वुड यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इफ यू वर द ऑथर ऑफ स्टोरी, कि अगर ये इख्तलाफ जो था, अगर आप ये कहानी लिखते तो आप ये कैसे इख्तलाफ ख़त्म करते। इफ़ आई वर द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, अगर मैं इस कहानी का राइटर होता, आई वुड ब्रिंग अर्शक होम, मैं अर्शक को घर लेके आता, एंड लेट हिम मीट हिज अंकल नेवरसेट, और उसको अपने अंकल से मिलवाता, जो कि नेवरसेट जिनका नाम था। दे वुड हैव शोड लव एंड अफेक्शन टू ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से पेश आते, एंड स्टे टुगेदर, और एक दूसरे के साथ रहते, सो दे कुड टॉक अबाउट द टाइम, ताकि वक्त के बारे में बात कर सकें, दे स्पेंट अलोन, जो उन्होंने अकेले गुजारा था, अकेले एक दूसरे के बगैर गुजारा, एंड शो ईच अदर, और एक दूसरे को जतलाते या दिखाते कि हाउ मच दे मिस्ड ईच अदर, कि किस तरह कितना उन्होंने एक दूसरे को याद किया। देयर वुड बी अ नाइस चिट चैट, एक अच्छी गुफ्तगू होती है उनके बीच। वेल स्पेंड टाइम ऑफ देम टुगेदर, एक बहुत अच्छा गुजारा हुआ वक्त उनका शो किया जाता। तो इस तरह मैं स्टोरी के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता। आपके अपने कोई पॉइंट्स है तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। फिर है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ नेवरसेट एंड अर्शक, अर्शक और नेवरसेट के जो कैरेक्टर है उनका, उसके बारे में आपने कंपेयरिंग करनी है। सबसे पहले नेवरसेट इज सेल्फलेस, सेल्फलेस यानी खुद अपने खुद ही से ऊपर, काइंड लविंग एंड केयरिंग मैन, एक अच्छा प्यार करने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान है, रहमदिल इंसान है। ही रेज्ड हिज नेफ्यू लाइक हिज ओन सन, उसने अपने नेफ्यू को, अपने भांजे या भतीजे को अपने बेटों की तरह प्यार किया, एंड गिवन हिम ऑल फैसिलिटीज, उसको सारी सहूलियात मुयसर की, एंड राइट्स ऑफ लाइफ, और सारे हकूक अदा किए उसकी ज़िंदगी के। ही कुड नेवर इमेजिन, जो वो सोच भी या तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ही सोल्ड मैनी ऑफ हिज वैल्यूएबल, उसने अपनी कई कीमती अशिया बेच दी, बिलोंगिंग जस्ट टू सेंड अर्शक अवे, अपने अर्शक को दूर भेजने के लिए, फॉर हायर स्टडीज़, अच्छी तालीम के लिए। एंड द लव ऑफ नेवरसेट हैज़ बीन प्रूवन बाय लुकिंग एट हिज एक्साइटमेंट, और नेवरसेट का प्यार यहाँ से प्रूव हो जाता है कि वो कितना पुरजोश था अर्शक के घर आने पे। जब उसने सुना कि अर्शक घर आ रहा है तो वो कितना खुश और पुरजोश था। ये बात इस बात का सबूत है कि नेवरसेट अर्शक से कितना प्यार करता था।
जबकि दूसरी तरफ वाइल अर्शक इज टोटली अपोजिट, अर्शक का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। ही इज एरोगेंट, मीन, सेल्फिश एंड डिसोबीडियंट पर्सन। वो अकड़ पसंद, खुदगर्ज और बात ना मानने वाला यानी डिसोबीडियंट पर्सन है। ही इज एजुकेटेड यंग मैन, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। विद नो कैरेक्टर एट ऑल, जिसका कोई किरदार नहीं है। ही फॉरगॉट दैट, उस वो भूल चुका है हाउ इज अंकल रेज्ड हिम, कि उसके अंकल ने उसने कैसे पाल पोस के बड़ा किया, एंड गिवन हिम ऑल ही गॉट, और सब कुछ उसको दे दिया जो उसके पास था, जस्ट फॉर हिज फ्यूचर, सिर्फ उसके फ्यूचर या मुस्तकबिल के लिए। ही इज सो सेल्फिश, वो इतना मतलब परस्त है, दैट ही डिडंट इवन मीट हिज अंकल, अपने अंकल से मिलने भी नहीं आया। व्हेन ही रिटर्न टू विलेज, जब वो गांव वापस आया था। दिस शोज हाउ पैथेटिक कैरेक्टरलेस मैन ही इज, ये शो करता है कि वो कितना गिरा हुआ और कैरेक्टरलेस यानी किरदार से बालातर इंसान है, यानी उसका कोई किरदार नहीं है। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव थैंकलेस चाइल्ड, ये शेक्सपियर का एक कोटेशन है, उसका एक मुहावरा है कि हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज के टू हैव थैंकलेस चाइल्ड, कि एक नाशुक्रा बच्चा अगर आपके पास हो तो वो एक जहरीले सांप के दांत से भी ज़्यादा तकलीफ दे होता है। ये शेक्सपियर का एक मुहावरा है। तो उसने कहा है कि क्रिटिकली इवेलुएट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली इवेलुएट करें, जांच पड़ताल करें, इन लाइट ऑफ टेक्स्ट ऑफ लेसन, इस सबक की रोशनी में। इसका फ्रेज का मतलब क्या है कि इट इज़ स्पेशली पेनफुल टू रेज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड, अनग्रेटफुल तो नाशुक्रा, कि किसी नाशुक्रे बच्चे को पालना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। द स्टेटमेंट इज़ वेरी इंटेंस, बहुत शदीद है, एंड पेनफुल और दिल दहला देने वाली है, दर्द भरी है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ट मेल्टिंग, ये दिल को पिघला देती है, टू हैव एन अनग्रेटफुल एंड एरोगेंट चाइल्ड देन एनीथिंग एल्स, के किसी भी चीज़ से ज़्यादा क्या होना कि एक अक्कड़ वाला और खुदपरस्त और अनग्रेटफुल नाशुक्रा बच्चा आपका अगर हो। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में अर्शक इज वन, अर्शक एक एरोगेंट सेल्फलेस मैन है जिसका कोई किरदार नहीं है। हु वॉज अशेम टू मीट हिज अंकल, जो अपने अंकल से मिलने से भी शर्मिंदा है। हु रेज्ड हिम लाइक हिज ओन सन, जिसने उसको अपने बेटों की तरह पाला। एंड सेल्फलेसली सोल्ड एवरी बिलोंगिंग, और खुद ही को मार के अपनी हर चीज़ बेच दी अर्शक के बेहतर फ्यूचर के लिए। व्हेन ही रिटर्न टू विलेज, जब वो गांव वापस आया, ही डिडंट इवन रिकॉग्नाइज हिज अंकल्स लव, वो अपने अंकल के प्यार को भी नहीं पहचान सका, एंड अफेक्शन फॉर हिम, और जो उसके लिए वो मोहब्बत रखता था, एंड सेक्रीफाइसेस ही मेड, और वो जो कुर्बानियाँ उसने उसके लिए दी, टू मेक हिम अ सक्सेसफुल पर्सन, उसको एक कामयाब इंसान बनाने के लिए। इट वॉज वेरी हार्ट मेल्टिंग, ये दिल को पिघला देने वाला मोमेंट था, लम्हा था, फॉर नेवरसट के लिए। नेवरसट वॉज डेवस्टेटेड, नेवरसट टूट के बिखर गया बाय अर्शक्स एरोगेंस एंड प्राइड, अर्शक के अक्कड़, गरूर और जहालत को की वजह से। अच्छा, ये आपके पास एक दोनों का करेक्टर ऑफ अर्शक है, उसके बारे में आपने बताना है। विदाउट मीटिंग नेवरसट के, वो वाज ही जस्टिफाइड कि वो नेवरसट को मिले बगैर अगर गांव से चला गया तो क्या वो जस्टिफाइड है कि नहीं। अर्शक वाज अ सेल्फिश, डिसोबीडियंट, एरोगेंट, प्राउड, अनग्रेटफुल एंड मीन पर्सन। अर्शक एक मतलब परस्त, खुदगर्ज, हुक्म ना मानने वाला, अकड़ू और एक एक नाशुक्रा इंसान है। ये उसका एक कैरेक्टर है। इट इज़ अनजस्टिफाइड एंड मीन जेस्चर ऑफ अर्शक विदाउट बीटिंग हिज अंकल, ये एक नाइंसाफ और मतलबी जेस्चर था उसका, यानी उसका एक जरिया था या तरीका था अर्शक का कि वो अंकल को नहीं मिल सका। और ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि वो ये सारे कैरेक्टर, सारी खसूसियात अपने अंदर रखता था। रेस्ट आर द सेम पॉइंट एट स्टडीज इन प्रीवियस क्वेश्चन, और जितने भी पॉइंट्स हमने अर्शक के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े हैं वो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करके इसका आंसर बना सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें हमने इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, जिसमें सोशल मोबिलिटी है, सोशल हायरार्की है, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ये तीनों क्लासेस तकरीबन सोशल मोबिलिटी के अंदर आ जाती हैं, यानी उनकी सब टाइप्स आ जाती हैं, और उसके बाद आ जाता है सोशल क्लास आ जाता है। तो वो क्या होता है आगे हम देखते हैं। सोशल मोबिलिटी क्या है। सोशल मीन्स सोसाइटी, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू
अनदर के एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को मूव करने को मूवमेंट बोलते हैं। तो सोशल मोबिलिटी क्या हो जाएगी? इट इज़ डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई सिंगल पर्सन मूव कर रहा है, फैमिलीज कोई फैमिलीज मूव कर रही हैं, और ग्रुप्स कोई ग्रुप ऑफ पीपल मूव कर रहा है थ्रू द सिस्टम ऑफ सोशल हायरार्की या रैंक। आप एक रैंक से दूसरे रैंक पे मूव कर रहे हो, एक सोसाइटी से, एक जगह से, एक जॉब से दूसरी जॉब पे आप मूव कर रहे हो, तो यानी आपकी प्रमोशन हो रही है। तो उस केस में जो आप मोबिलिटी शो करो बताते हो उसे हम क्या कहते हैं? सोशल मोबिलिटी। इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी होती है और एक वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। इसकी देखें, हॉरिजॉन्टल एंड सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आगे। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? मूविंग और चेंज इन पोजीशन स्पेशली इन ऑक्यूपेशन, यानी अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन उस पेशा है जो आपका, जो आप काम करते हो, वो उसके अंदर आपकी पोजीशन चेंज होती है या उसमें आप मूव इन करते हो, तो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑक्यूपेशन है, अभी आप जो है वो जूनियर मैनेजर हो, और आप उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी तो आपकी सीनियर मैनेजर बन गए, तो ये आपके पास क्या आ गया? ऑक्यूपेशन में चेंज आया, यानी आपने हॉरिजॉन्टली अपनी ऑक्यूपेशन में मूव किया, लेकिन आपकी सोशल क्लास जो है वो सेम ही रहेगी। यानी आप अगर मिडिल क्लास हैं तो आप मिडिल क्लास ही रहेंगे, आप जो है वो एलीट क्लास नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी ऑक्यूपेशन चेंज हुआ है, आपकी सोशल क्लास सेम ही है। फिर आता है सेकंड, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होता है? मूव इन सोशल क्लास, यानी अगर आप सोशल क्लासेस में मूव करते हो, तीन तरह की क्लासेस होती हैं, एलीट क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है और लोअर मिडिल क्लास होती है। तो आपके पास जो अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि आप सबसे पहले लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास पे आपने मूव किया, फिर मिडिल क्लास से आप एलीट क्लास में मूव कर गए, तो ये आपके पास अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होगी। और डाउनवर्ड में क्या होगा कि आप अपर से मिडिल क्लास में आ गए, अपर क्लास आपका लिविंग स्टैंडर्ड था, उससे आप डाउनवर्ड आ गए, तो ये आपके पास डाउनवर्ड हो गई। सेकंड हमारे पास चीज़ थी सोशल हायरार्की। ये मैंने आपको बताया था कि इससे काफ़ी मिलती जुलता है, तो ये सोशल हायरार्की इसलिए मैंने यहाँ पे साइड पे बनाई है। तो सोशल हायरार्की क्या होगी? सोसाइटीज और सोशल कैटेगराइजेशन ऑफ इट्स पीपल इनटू ग्रुप्स। आपकी सोसाइटी के अंदर जो कैटेगराइजेशन हुई होती है लोगों की, किस तरह से कि उसकी रेस क्या है, यानी नस्ल क्या है उसकी, वेल्थ, अमीर है या गरीब है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, जेंडर क्या है, ये सारे, या सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। इवन एनिमल्स की भी कैटेगराइजेशन होती है कि डोमिनेंट एनिमल्स कौन से हैं और वीक एनिमल कौन से हैं, इंसेक्ट्स कौन से हैं, रेप्टाइल्स कौन से हैं, एक्सेट्रा। तो ये आपकी सोशल हायरार्की आती है कि सोसाइटी के अंदर आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, आपका रंग, नस्ल, ज़ुबान कौन सी है, एजुकेशन कौन सी है, जेंडर क्या है। तो ये सारी सोशल हायरार्की की आती हैं। और लास्ट में आपके पास आता है सोशल क्लास। सोशल क्लास इज डिफाइंड बाय द इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक स्टेटस के। इंडिविजुअल एक बंदे का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कि वो अमीर है या गरीब है, वो सोशल क्लास में आता है। अब जो अमीर लोग हैं उनको एलीट क्लास बोला जाता है, और जो थोड़ा दरमियाना तबका है उसको मिडिल क्लास, और फिर लोअर मिडिल क्लास जो गरीब लोग आ जाते हैं। तो ये आपके पास एक सोशल हायरार्की है। हायरार्की का मतलब होता है कि आपने किस रैंक में किसको डिफाइन करना है। समझ आ गया? हर बंदे का एक रैंक, हर पोजीशन का एक रैंक होता है, तो उसमें डिफाइन करने को सोशल हायरार्की बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स थी, इसको हमने एक्सप्लेन करना था। तो आपके पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है जो येलो कलर की हैं, और उसके साथ पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में आपके पास कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। आपने उन वर्ड्स को उन ब्लैंक्स के अंदर यूज़ करना है, और उसको माइंड में रखते हुए कि किस किस्म का वर्ड जो है वो बनेगा। जिस तरह अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द वे यू स्पेंड योर फ्री टाइम इज वाइटल टू योर जनरल। हैप्पी की जगह आप क्या लिखेंगे? हैप्पीनेस। एंड यहाँ पे गेट लिखा हुआ है तो ब्लैंक की जगह गेटिंग द राइट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट गोज विदाउट सेइंग दैट फिजिकल फिटनेस आएगा फिट की जगह इज द की। सो एवरीवन्स लेजर टाइम शुड इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। Idealizing something that you find enjoyable. Most people also gain satisfaction from doing something creative such as painting, cooking and gardening. However, not all your free time, अब active की जगह activity should be solitary or you may end up feeling lonely. Companionship is very important to most people's sense of well-being, but you must find the right kind of social interaction
Membership in some groups such as politicians or political parties can simply lead to stress and frustration. Joining a social group like a blood donation society or yoga classes are likely to be much more beneficial. यानी जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड्स हैं उनको आपने चेंज करके सेंटेंस के हिसाब से लिखना है। अब हमारे पास आते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। Transitive verb is one that only makes sense if it exerts its action on an object। अगर ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन अप्लाई कर रहा है तो तब इसको इस वर्ब की समझ आती है, अदरवाइज नहीं आती। फॉर एग्जांपल शो है, एडवाइस एंड गिव, ये तीन वर्ब्स हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब देखें आपके पास कोई भी एक सेंटेंस बनाओ कि गिव है, गिव के मतलब क्या है, आई गिव। अब मैं अगर आपको सेंटेंस बोलूं कि आई गिव तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या जो है वो गिव करने की कोशिश की है। लेकिन जब मैं कहूँगा आई गिव दिस फ्लावर, आई गिव दिस बुक, आई गिव दिस, तो अब आपको समझ आ रही है कि ये चीज़ मतलब इनको बगैर किसी ऑब्जेक्ट के अगर आप लिखेंगे तो आपको ये सेंटेंस का कोई मतलब या कोई सेंस नहीं बनेगी। आई एडवाइस, आई एडवाइस क्या मतलब, आपका सेंटेंस जब तक पूरा नहीं होगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। समझ आ रही है बात? तो ये आपके पास होता है वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट जिसके साथ मेंशन ना किया जाए कि वो किस बारे में बात हो रही है, वो मेक सेंस नहीं करता, यानी उसकी कोई सेंस या तुक नहीं बनती, तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इट विल मेक सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट या विदाउट एनीथिंग। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल क्राइंग, आई एम क्राइंग, सिंपली आपने कोई रीजन दी, सिंपल लिख दिया कि आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। इट इज रेनिंग, अब ये बगैर किसी ऑब्जेक्ट के लिखा हुआ है कि रेन क्या है, बारिश, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो आपको फिर भी क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस समझ आ रही है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जब सेंटेंस में यूज करें बगैर किसी ऑब्जेक्ट के फिर भी आपको समझ आ रही होती है। अब अगर मैं ये ना भी कहूँ कि आई एम स्लीपिंग ऑन बेड तो आपको फिर भी समझ आ रही है कि आई एम स्लीपिंग कि मैं सो रहा हूँ। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस पे भी ये वर्ब जो है वो इनको बोला जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब सम कुछ वर्ड्स या वर्ब्स ऐसे हैं जो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी एंड इनट्रांजिटिव भी। एग्जांपल सिंग, आई सिंग, मैं गाना सुनाता हूँ, या आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना सुनाता हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है, जिस तरह आई एम क्लीनिंग, मैं साफ कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग द फ्लोर, मैं फ्लोर साफ कर रहा हूँ। तो आप अगर ऑब्जेक्ट लिखें या ना लिखें तब भी जो है ये जो है, अगर लिखें तब भी सही है, ना लिखें तब भी सही है। तो वो दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं, सिंग और क्लीन एग्जाम्पल है। तो बुक के अंदर आपके पास कुछ ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की एग्जांपल्स गिवन है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और फर्दर आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।